नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर पुनः एक बार आपका सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने छोड़ा था कल के क्लास में कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, तो आज वहीं से हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आइए देखते हैं कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्या कहता है। तो भारत 1861 का भारत परिषद अधिनियम यह कहता है कि यह अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। कहने का तात्पर्य है कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत इसी अधिनियम से हुई है। अर्थात देखें तो क्या कहता है कि इसके द्वारा अर्थात इस अधिनियम 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। उसके बाद जो है 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। अर्थात अगर पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया, तो वो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है। उसके बाद आइए देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम अर्थात 1892 का भारत परिषद अधिनियम क्या कहता है कि इस अधिनियम ने परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिकाओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसने क्या किया है कि परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने तथा कार्यपालिकाओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। उसके बाद आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि इस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है तो वो 1909 के भारत परिषद अधिनियम को जाना जाता है। इसमें हुआ क्या था कि इस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में और भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत में वायसराय थे। तो इसके कारण ही इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था। अर्थात देखा जाए तो जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है जिसे हम मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, तो उसमें क्या किया गया था कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 अर्थात भारत शासन अधिनियम 99। जब अमृतसर में जलियांवाला कांड हुआ था उस समय यह अधिनियम पारित किया गया था। यह अधिनियम 1919 में बना परंतु 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि किस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है तो वो भारत शासन अधिनियम 1919 है। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 है उसने क्या किया था कि पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया था। उसके बाद इस कानून ने संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। देखिए ये एक विशेष चीज है कि मताधिकार जो था केवल 1919 में जो अधिनियम आया था वो किसके आधार पर दिया जाता था, तो संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर जो सीमित संख्या में लोग रहते थे उन्हीं को मताधिकार प्रदान था। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त
के कार्यालय का भी सृजन किया था। ठीक है, तो कहा जाए कि भारत का शासन अधिनियम 1919 ने क्या किया था, तो जो कानून था वह कानून जो 1919 में पारित हुआ, तो क्या किया कि लंदन में भारत के जो उच्चायुक्त के कार्यालय था उसका सृजन किया था। और इस अधिनियम के तहत एक लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था। अगर पूछा जाए तो किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 है। और क्या कहता है कि इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया था। अर्थात कहा जाए कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग करने वाला अधिनियम कौन है, तो वो 1919 का भारत शासन अधिनियम है। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे कहा जाता है कि उस समय का ये एक संविधान था जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो ब्रिटिशों द्वारा ये पूर्ण रूप से कानून लागू हुआ था। अर्थात और एक बात है कि लगभग 60% जो हमारे संविधान में अनुच्छेद हैं, ठीक है, तो वो इसी से लिए गए हैं 1935 के। भारत शासन अधिनियम 1935 से ही अत्यधिक संविधान में हमारे जो है इसी से अनुच्छेद लिए गए हैं। यह अधिनियम भारत में पूर्व उत्तरदायी सरकार का गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। तो अर्थात अगर पूछा जाए किस अधिनियम के तहत भारत सरकार का गठन हुआ था, तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। एक तरह से क्या था, लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। क्यों? क्योंकि 1935 का जो अधिनियम था एक कानून था, और उसके बाद इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया था। तो वह कौन सा अधिनियम है जिसने भारतीय संघ की स्थापना की और राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना है, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। फिर उसके बाद आता है कि इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया था। जो दो शासन व्यवस्था लागू थी, तो वो समाप्त करने वाला कौन सा अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद क्या आता है कि प्रांतीय स्वतंत्रता और का भी आरंभ किया था। अर्थात कहें तो राज्य अपने दायरे में रहकर कार्य करे और संघ अपने दायरे में रहकर कार्य करे। तो यह कानून किसके प्रावधान से हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। उसके बाद आता है कि इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिला। तो वो लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार किस अधिनियम से मिला, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से मिला। उसके बाद आता है कि इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और शाखा पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अर्थात पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। और इसकी एक विशेषता है कि इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। तो संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। अगला जो हमारा आता है वो आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ। तो कहा जाता है कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 1947 के जो अधिनियम हुआ था, उस अधिनियम में कहा कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे क्लीमेंट एटली। उन्होंने यह घोषणा किया था कि 30 जून 1947 को भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, अर्थात अंग्रेजों का सत्ता समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता जो है भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। अब इसकी विशेषता क्या थी, तो इसकी विशेषता थी कि इस अधिनियम ने ब्रिटिश राज
ब्रिटिश राज्य का समाप्त कर दिया। ठीक है, अर्थात कहा जाए तो पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि कागज में मुख्य रूप से ब्रिटेन के ही प्रताधिकारी शासन कर रहे थे। बाकी कार्य से, न्यायपालिका से, कार्यपालिका से, विधान पालिका से, इधर सदर सीधे जो है इसकी सत्ता समाप्त कर दी गई थी। तो वही कहा गया कि इस अधिनियम ने ब्रिटिश राज्य की सत्ता को समाप्त कर दिया और इसने दो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया था। ठीक है, डोमिनियन शब्द आया है। ठीक है, ठीक है, इस डोमिनियन का अर्थ होता है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाना, लेकिन कागज पर स्वतंत्र न होना दिखाया जाता है, यह डोमिनियन का अर्थ होता है। तो कहा गया है कि दो जो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र बने थे, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान का सृजन 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से हुआ। उसके बाद आता है कि इसने वायसराय के पद को भी समाप्त कर दिया। जो अंग्रेजों ने वायसराय का पद धारण किया था उसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने क्या किया, समाप्त कर दिया। उसके बाद आता है कि इसने दोनों डोमिनियन राज्यों को निर्दिष्ट किया कि वे अपने नए संविधान बना सकते हैं। तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था उसने यह अधिकार दे दिया दोनों राष्ट्रों को कि चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, ठीक है, दोनों क्या कर सकते हैं कि अपने नए संविधान का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि 1947 का अधिनियम ने ब्रिटिश में भारत सचिव का भी पद समाप्त कर दिया। अर्थात जो ब्रिटेन के भारत में रहने वाले सचिव थे उनका भी पद क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उसके बाद आता है कि इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक भारत शासन अधिनियम 1935, हमने बताया ना, ये 1935 जो भारत शासन अधिनियम जो एक दस्तावेज और विस्तृत रूप में दस्तावेज था, लंबा और विस्तृत रूप में, उसी के तहत जो है भारत की जो सरकारें थी चलाने की व्यवस्था की गई थी। तो वही कहा है कि इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक जब तक संविधान ना बन जाए तब तक भारत में जो शासन था वो 1935 के अधिनियम के तहत ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया कि इसने शाही की उपाधि, जो राजाओं द्वारा शाही की उपाधि धारण की जाती थी, ठीक है, या कहे तो सम्राट शब्द का जो शब्द था सम्राट रूपी, उसको भी ये समाप्त कर दिया। तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था उसने क्या किया कि जो हमारे भारत में रहने वाले महान राजा हुआ करते थे या कहें तो साहूकार हुआ करते थे, तो जो उनकी उपाधियां थी उनको उपाधियों को भी समाप्त करते हुए जो सम्राट शब्द था उसको भी समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी जो है आज तक की क्लास थी। इसके बाद कल हम आपको जो पढ़ाएंगे वो होगा हमारा संविधान निर्माण। देखिए, इससे दो रिलेटेड हमने क्वेश्चन पूछे हैं, प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट में अवश्य दीजिएगा। पहला प्रश्न हमारा यह है कि किस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया है। पुनः सुन लीजिए कि किस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया है। दूसरा प्रश्न हमारा है कि कौन सा अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये दो प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट में अवश्य दीजिएगा। गौतम स्टडी पर यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।